गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अपील्स एंड रिवीजन। लेट अस सी वेरियस प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। अपील इज ए कंप्लेंट टू हायर कोर्ट रिलेटिंग टू एन इनजस्टिस डन बाय लोअर कोर्ट। निचली अदालत लोअर कोर्ट के द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ हायर कोर्ट में उच्च न्यायालय में किए गए कंप्लेंट को अपील कहते हैं। द कॉम्प्लेनेंट इज कॉल्ड एपिलेंट। जो कॉम्प्लेनेंट है उसे एपिलेंट कहा जाता है। शिकायतकर्ता को एपिलेंट कहा जाता है, वादी कहा जाता है। एंड द अदर पार्टी इज नॉन एज रेस्पोंडेंट। और दूसरे पक्ष को जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है, कंप्लेंट की जाती है, उसको रेस्पोंडेंट कहा जाता है। इफ़ अपील इज नॉट preferred or it could not be filed within time limit allowed, the SSC can apply under section 264 to the Commissioner of Income Tax for revision of order passed by the assessing officer। तो यदि समय सीमा के अंदर अपील नहीं किया जा सका हो तो उस केस में एसएससी सेक्शन 264 में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास असेसिंग ऑफिसर के द्वारा दिए गए ऑर्डर को रिवाइज करने के लिए भी एप्लीकेशन दे सकता है। एंड वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के ओपिनियन में, के विचार में, जहाँ पर ऑर्डर पास्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर, जो ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर के द्वारा पास किया गया है, वह डिसीजन, वह निर्णय इरॉनियस है, गलत है, एंड प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, और सरकार के खजाने के लिए हार्मफुल है, then Commissioner of Income Tax can also take up suo motu the case for revision under section 263। तो इस केस में भी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपने इनिशिएटिव पर, अपने पहल पर सेक्शन तहत केस को रिवीजन के लिए टेकअप कर सकता है। लेट अस सी हायरार्की ऑफ एपलेट अथॉरिटी। सोपान श्रृंखला जहाँ पर अपील किया जा सकता है उसकी हायरार्की हम देखेंगे। तो सबसे नीचे असेसमेंट ऑर्डर, असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जो असेसमेंट ऑर्डर दिया गया है उसके खिलाफ फर्स्ट अपील हो सकती है। कहाँ पर? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, CIT अपील के पास ये पहली अपील हो सकती है। उसके बाद फर्स्ट अपील के अगेंस्ट अगर अपील करनी हो, फर्स्ट अपील में जो डिसीजन दिया गया है उसके अगेंस्ट यदि अपील करनी है, सेकंड अपील करनी है, तो वो कहाँ पर होगी? वो होगी इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल, ITAT में होगी। और सेकंड अपील में जो डिसीजन दिया गया है उसके अगेंस्ट अगर अपील करना है तो थर्ड अपील होगी हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट अगर अपील करना है तो वो अपील होगी फाइनल अपील, और ये सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो ये हायरार्की है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपील टू कमिश्नर अपील। फर्स्ट अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर लाइज विद द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। तो पहली अपील जो होगी वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के सामने होगी, और जो एपीलेबल
ऑर्डर हैं बिफोर कमिश्नर अपील, यानी जिस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील किया जा सकता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के सामने समक्ष, वे ऑर्डर्स हैं। सम ऑफ द अपीलेबल ऑर्डर्स आर, तो उनमें से कुछ ऑर्डर्स निम्नलिखित दिए गए हैं। फर्स्ट, एन ऑर्डर अगेंस्ट द एसएससी where the SSC denies his liability to be assessed under this act। तो यदि SSC को इस एक्ट के तहत एसेस किया गया है और SSC डिनाई करता है, इस बात का खंडन करता है कि उसे इस एक्ट के तहत एसेस किया जा सकता है, यानी असेसिंग ऑफिसर ने इनकम टैक्स एक्ट के तहत एसएससी को एसेस किया है किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को, जबकि वह पर्सन ये कह रहा है कि उसे इस एक्ट के तहत एसेस किया ही नहीं जा सकता। दूसरा, सेकंड, एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के तहत यदि एसएससी का असेसमेंट किया गया है और सेक्शन 144 के तहत एसएससी का असेसमेंट किया गया है और एसएससी ऑब्जेक्ट्स टू द इनकम एसेस्ड, और एसएससी जिस अमाउंट के लिए, जिस इनकम के लिए एसएससी को एसेस किया गया है उसके अगेंस्ट एसएससी का ऑब्जेक्शन है कि इतने इनकम के लिए एसएससी को एसेस नहीं किया जा सकता है, या टू द अमाउंट ऑफ टैक्स डिटरमिन्ड, या जो टैक्स का अमाउंट असेसिंग ऑफिसर ने डिटरमिन किया है उसके संबंध में एसएससी का ऑब्जेक्शन है, या टू द अमाउंट ऑफ लॉस कंप्यूटेड, एसएससी का जो लॉस कंप्यूट किया गया उसके संबंध में एसएससी का ऑब्जेक्शन है, या टू द स्टेटस अंडर विच ही इज़ असेस्ड, या एसएससी को जो स्टेटस, जिस स्टेटस के तहत एसएससी का इनकम एसेस किया गया है उस स्टेटस के संबंध में एसएससी को ऑब्जेक्शन है, तो वह अपील कर सकता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के समक्ष। इस तरह से एनी ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन अंडर सेक्शन 147, तो 147 के तहत यदि कोई असेसमेंट ऑर्डर, रीअसेसमेंट ऑर्डर, रिकम्प्यूटेशन ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट भी एसएससी अपील कर सकता है। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 171 रिलेटिंग टू असेसमेंट आफ्टर पार्टीशन ऑफ एचयूएफ के विभाजन के पश्चात कोई ऑर्डर सेक्शन 171 के तहत जो असेसमेंट के संबंध में दिया गया है उसके खिलाफ अपील हो सकती है। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 201 treating the SSC as deemed to be assessed in default for failure to deduct the whole or any part of the tax or to pay tax after deduction, तो सेक्शन 201 के तहत यदि एसएससी को डीम्ड टू बी एसेस इन डिफ़ॉल्ट माना गया है, किसके लिए, उसके द्वारा पूर्ण रूप से टैक्स डिडक्ट ना करने के लिए, या टैक्स का कुछ हिस्सा डिडक्ट ना करने के लिए, या टैक्स डिडक्ट करने के बाद उसे पे ना करने के लिए डीम्ड टू बी एसेस इन डिफ़ॉल्ट माना गया है, तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी एसएससी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के समक्ष अपील कर सकता है। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 237 रिलेटिंग टू रिफंड, रिफंड जो डिटरमिन किया गया 237 के तहत, उससे यदि वो संतुष्ट नहीं है तो भी एसएससी अपील कर सकता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के समक्ष। एंड एनी ऑर्डर अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द एक्ट टू इम्पोज पेनल्टी, पेनल्टी अलग अलग सेक्शंस के तहत जो लगाए जा सकते हैं, तो उसके संबंध में जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट भी एसएससी अपील कर सकता है। प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अपील बिफोर द कमिश्नर,
ऑफ इनकम टैक्स अपील। प्रोसीजर जो है, प्रक्रिया जो है, सबसे पहले प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एन अपील इन फॉर्म नंबर 35 should be filed within 30 days of the receipt of order। ऑर्डर रिसीव करने के 30 दिन के अंदर अंदर एसएससी को अपील फॉर्म नंबर 35 भरकर करना पड़ेगा। However, the commissioner appeal may admit an appeal even after the expiry of the said period of 30 days if he is satisfied that the appellant had sufficient cause for not presenting the appeal within the specified time। हालांकि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के द्वारा अपील उस समय भी एडमिट की जा सकती है जब 30 दिन के बाद अपील की जाती है, बशर्ते कि एसएससी के पास सफिशेंट कॉज हो, सफिशेंट रीज़न हो, वैलिड रीज़न हो अपील टाइम लिमिट में फाइल ना करने का। हु हैज़ टू साइन फॉर्म नंबर 35। फॉर्म नंबर 35 पर साइन कौन करेगा? दिस इज़ टू बी साइंड एंड वेरीफाइड बाय द इंडिविजुअल टैक्स पेयर। इंडिविजुअल टैक्स पेयर के द्वारा खुद ही उस पर साइन किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे, और बाय पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय हिम होल्डिंग वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी, या उस व्यक्ति के द्वारा भी साइन किए जा सकते हैं जिसको एसएससी ने ऑथराइज किया है और जिसके पास वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी है। इन केस ऑफ एचयूएफ दिस फॉर्म इज़ टू बी साइंड बाय द कर्ता। एचयूएफ के केस में ये फॉर्म कर्ता के द्वारा साइन किया जाएगा, and in case of company by the managing director, and in the case of the firm by the managing partner। Payment of accepted tax liability must before filing appeal। An appeal will be admitted by the commissioner appeal only if tax as per the returned income where return of income is filed has been paid before filing an appeal। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के द्वारा अपील तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब एसएससी के द्वारा रिटर्न्ड इनकम पर टैक्स पे कर दिया गया हो। इफ़ द एसएससी हैज़ नॉट फाइल्ड द रिटर्न, और यदि एसएससी ने रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है, देन ही हैज़ टू पे एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स which has become payable by him। तो यदि एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उस केस में जो अमाउंट एडवांस टैक्स का उसके ऊपर बनता है वो अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा, तभी उसकी अपील एक्सेप्ट की जाएगी, एडमिट की जाएगी। फी फॉर फाइलिंग अपील। द एप्लीकेशन ऑफ अपील is to be accompanied by the following fee। अपील के लिए जो एप्लीकेशन होगी उसके साथ फ़ी भी पे करना पड़ेगा, और फ़ी की राशि क्या होगी? टोटल इनकम डिटरमिन्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर और अपील फ़ी ₹1 लाख और लेस देन 1 लाख रुपीज़। तो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जो इनकम डिटरमिन किया गया है वो 1 लाख रुपए या उससे कम है तो फ़ी होगी 250 रुपये। मोर देन 1 लाख रुपीज़ बट नॉट मोर देन 2 लाख रुपीज़। यदि इनकम 1 लाख रुपए से अधिक है लेकिन 2 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो 500 रुपये फ़ी होगी। यदि इनकम जो डिटरमिन किया गया है वो 2 लाख रुपए से अधिक है तो 1000 रुपये फ़ी होगी। एनी अदर सब्जेक्ट मैटर when appeal is not related to income, यदि अपील इनकम से रिलेटेड नहीं है तो उस केस में फ़ी होगी 250 रुपये। थैंक यू।